आज के इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जेई के लिए। इससे पहले हम 2 वीडियो जो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100 क्वेश्चन, आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहते हैं, वो कि पॉइंट वाइज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो पिछली वीडियो थे उसमें हमने जो डिडक्शन थी वो सिर्फ मैसनरी के ऊपर की थी कि मैसनरी में हम कहाँ पर डिडक्शन करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया प्लास्टरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है प्लास्टरिंग जो होती है आप उसको किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। प्लास्टरिंग का जो वर्क होता है उसकी पेमेंट जो होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। डिडक्शन हम किसी के लिए नहीं करते हैं, तो एंड ऑफ बीम, राफ्टर, पोस्ट, इन सभी के लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। एंड डिडक्शन जो नहीं करते हैं अगर 0.5 स्क्वायर मीटर की ओपनिंग से नीचे है, यानी कि कोई एरिया जिसकी जो एरिया जो बन रहा है वो पॉइंट कितना बन रहा है, 5 स्क्वायर मीटर बन रहा है, उससे कम ही बन रहा है, तो उसके लिए भी हम डिडक्शन नहीं करते हैं। एंड डिडक्शन आर मेड ऑन वन फेस ऑफ वॉल इफ ओपनिंग एरिया जो है फ्रॉम 0.5 स्क्वायर मीटर से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक है, इसके लिए हम डिडक्शन करते हैं। एंड डिडक्शन किसके लिए करते हैं, बोथ फेसेस जो होते हैं वॉल के, अगर एरिया जो है 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो। ये 4 केसेस है, इन केसेस को याद रखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया वो ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि डिडक्शन हम प्लास्टरिंग में किस केसेस में नहीं करते हैं। बाकी ये 3 केसेस अभी बचते हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस केसेस को भी याद रखिए। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं किए हैं। ये मैंने जो किए हैं वो इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि यहाँ पर इसका आईएस कोड मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो यहाँ पे आईएस कोड भी दिया गया है कि कौन से आईएस कोड में वो टेस्ट किए जाते हैं। आईएस कोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएस कोड से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है उसकी परमिसिबल लिमिट जो होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, 200 mg पर लीटर होती है। आईएस कोड जो है सभी में कॉमन है, इंडियन स्टैंडर्ड 30-25, लेकिन इसमें पार्ट का सिस्टम है। पार्ट 18 में आता है ऑर्गेनिक, 18 में इनऑर्गेनिक भी आएगा, 24 में सल्फेट आता है, 32 में क्लोराइड आता है, एंड सस्पेंडेड मैटर जो होता है वो 17 पार्ट में आता है। बाकी 30-25 तो सभी में कॉमन है, सिर्फ आपको पार्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पार्ट पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए देखिए 3000 mg पर लीटर परमिसिबल लिमिट होती है, इस आइस कोड में आता है। सल्फेट हमने नहीं किया था तो ये 400 mg पर लीटर होता है। सस्पेंडेड मैटर की बात करें तो 2000 mg पर लीटर होता है। क्लोराइड तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पीसीसी के केसेस में 2000 mg पर लीटर होता है, एंड रेनफोर्स के केसेस में 500 mg पर लीटर होता है। सिर्फ ये डिस्कस किया था, क्लोराइड बाकी नहीं किए थे, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन किया था, यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आया कि ये क्या करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका एब्रीविएशन भी देख सकते हैं आप, इसका एक और नाम है वो है सिलाइट। इस पॉइंट को आप याद रखिए। बाकी देखिए इसका इलाइट है, एंड इसका क्या है, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है। तो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट का सिलाइट नाम है। ये क्या करता है, क्विकेस्ट रिएक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है पानी के साथ। जब भी आप पानी डालते हैं तो इससे आपको क्या मिलती है, फ्लैश सेटिंग मिलती है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, क्विक सेटिंग सीमेंट मिलता है। क्विक सेटिंग सीमेंट ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा होता है उसमें। इसका हीट ऑफ वाइब्रेशन 865 जूल पर ग्राम होता है। कई बार आपको कैलोरी भी देखने को मिलता है, एंड ये आपको स्ट्रेंथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, यानी कि कोई भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं देता है ये।
क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो 24 आवर में ही ख़त्म हो जाती है, 24 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिकल्चियम सिलिकेट, इसका दूसरा नाम क्या है, एलाइट है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अर्ली स्ट्रेंथ आपको यही देता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस जो है वो 28 दिनों तक चलती है। सीमेंट हैज़ मोर ट्रिकल्चियम कंटेंट इज गुड फॉर कोल्ड वेदरिंग। अब देखिए, कोल्ड वेदरिंग के लिए आप कौन यूज करते हैं, तो ट्रिकल्चियम सिलिकेट जो होता है, कई लोग इसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बोलते हैं। सेम ही थिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो होते हैं उनका जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो ट्रिकल्चियम सिलिकेट जो है, ये आप अगर इसका कंटेंट ज़्यादा डालेंगे तो आप कोल्ड ठंडे वेदर में भी इसको यूज कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर कैलोरी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, डाइकल्शियम सिलिकेट, ये क्या है, इसकी जो रिएक्शन होती है बहुत ही स्लोली होती है, क्योंकि इसकी प्रोसेस 1 साल तक चलती रहती है, 1 ईयर तक। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देता है ये, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डाइकल्शियम सिलिकेट ही इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लाइट, ये पॉइंट भी याद रखिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर कैलोरी या फिर ग्राम। लास्ट वन जो है, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। तो यहाँ से ही आप इसका दूसरा नाम जो है फेलाइट दे सकते हैं। फेराइट है लेकिन फिलाइट है तो एफ से ही शुरू, तो ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 420 होता है। एंड पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, यानी कि इसमें जो होती है सबसे कम पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। व्हाट इट रिस्पॉन्सिबल लॉन्ग टर्म गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, लेकिन ये जो होता है लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेंथ होती है गेन करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यार जितने भी 4 पॉइंट बताए हैं, इन चारों पॉइंट को आप गांठ बांध के अपने कानों के नीचे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आएंगे। कि आपसे पूछ देगा कि क्विक सेटिंग सीमेंट आपको बनाना है तो आप कौन से कंपाउंड को ऐड करेंगे, तो आपको पता होगा तभी आप बोलेंगे कि हम मैं ट्रिकल्शियम एल्यूमिनेट मिलाऊंगा उसमें ज़्यादा, तब आप क्विक सेटिंग सीमेंट मिलेगा। अगर आपसे बोल दे कि कोल्ड वेदरिंग के लिए आपके पास कौन सा सीमेंट होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, तो आपको पता होगा तभी आप ट्रिकल्शियम सिलिकेट को आंसर लगाएंगे। तो ये सारे ही आपको पता होने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है यार वीडियो को शेयर करना। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें तो बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, लेकिन आपका फिर भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहो। अगर आप देख चुके हैं एक बार तो दूसरी बार भी देखिए, तीसरी बार भी देखिए, चौथी बार भी देखिए, देखते रहिए जब तक आपको वो माइंड में बैठती नहीं है चीज़ें, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है फुटिंग के अकॉर्डिंग, जो फुटिंग होती है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, फुटिंग द थिकनेस जो होती है एट द एज शैल नॉट लेस देन 150 mm फॉर फुटिंग ऑन सॉइल। सॉइल के ऊपर फुटिंग है तो उसकी जो थिकनेस होती है एट द एज पर वो 150 mm होनी चाहिए। अगर पाइल के ऊपर फुटिंग है तो वो 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सोइल एंड पाइल ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। फुटिंग की थिकनेस जो होती है एट द एज पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो मिनिमम 500 mm तक होनी चाहिए, मिनिमम 500 mm। ये हमारा IS कोड कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड 5456 ये कहता है। अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये तो सेम ही है, हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग ही 0.12% जो है वो HYST वार के लिए एंड 0.15% जो है वो माइल स्टील के केसेस में। मिनिमम क्लियर कवर की बात करें 50 mm, तो फुटिंग के लिए आपको पता है कि 50 mm ही होती है। एंड यहाँ पे परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात करें फुटिंग के लिए अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड तो टाउ सी जो होगा
0.25 अंडर एफ सी के होगा एंड टाउ सी 0.16 अंडर एफ सी के क्या होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्ट्रेस परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जो रहेगा फुटिंग के लिए, लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्टेट मेथड के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ही पॉइंट में कितने पॉइंट कवर कर लिए कि फुटिंग के केसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया करो कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट देखिए, वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी में बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड एज फॉलो। वैल्यूएशन जो होती है प्रॉपर्टी की वो प्रिपेयर की है डिफरेंट मेथड से, जैसे कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन का ये किसके लिए सूटेबल होता है, फॉर ए प्रॉपर्टी विद न्यू बिल्डिंग के लिए सूटेबल होती है। लैंड एंड बिल्डिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन किसके लिए सूटेबल होता है, स्पेशल पर्पज प्रॉपर्टी सच एज स्कूल, पुलिस स्टेशन, इन सभी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग मेथड के वैल्यूएशन जो है इसके लिए सूटेबल होता है। कैपिटल वैल्यू मेथड जो है किसके लिए सूटेबल होता है, ओपन लैंड के लिए, क्लब वगैरह के लिए, होम्स वगैरह के लिए, इन सभी के लिए ये सूटेबल होता है। प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूएशन जो है किसके लिए सूटेबल, फॉर शॉप, होटल, सिनेमा एक्सेट्रा के लिए। एंड डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन का सूटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी अंडर डेवलप है उसके लिए डेवलपमेंट मेथड जो है वैल्यूएशन का वो सूटेबल होता है। अगर देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, रोड का सरफेस दिया गया है कि कौन से टाइप का है, एंड दूसरे लिस्ट में मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू जो होती है ये दी गई है, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। वाटर बॉन्ड मैकाडैम सब बेस कोर्स के लिए 60% एब्रेशन वैल्यू एंड बेस कोर्स बिचुमिनस सरफेस या फिर बिचुमिनस बाउंड मैकाडैम के लिए 50% एब्रेशन वैल्यू है। उसके बाद WBM सरफेसिंग कोर्स या फिर बिचुमिनस पेंट्रेशन मैकाडैम के लिए 40% एब्रेशन वैल्यू। डेंस बिचुमिन मैकाडैम या फिर बिचुमिनस सरफेस ड्रेसिंग या फिर सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स के लिए 35 एब्रेशन वैल्यू, और बिचुमिनस सरफेस कंक्रीट कोर्स के लिए 30% एब्रेशन वैल्यू। तो एब्रेशन वैल्यू से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हिमाचल वालों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, 906 पोस्ट कोड 921 है कि 22 है कुछ ऐसा कोड है, तो जिसके लिए भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो एग्ज़ाम में इसको पढ़ के जरूर जाए। अगला देखिए, कुछ यहाँ पे सुपर एलिवेशन के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं किसके लिए कितना होता है। तो सुपर एलिवेशन का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, V²/127R। ये भी होता है, कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। तो जो सुपर एलिवेशन होती है, आपको पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है किसी कर्व पर, उसको रजिस्ट करने के लिए आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड की गई है प्लेन एंड रोलर ट्रेन के लिए वो 7%, हिली टेरेन के लिए 10%, अर्बन के लिए 4%। तो ये इंपॉर्टेंट है। हिली में आई थिंक क्वेश्चन जो है पूछा गया था हिमाचल के जेई के पेपर में, तो बाकी को भी याद करके जाइए, हो सकता है कि इन दोनों से क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा जाए। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होती है जिसकी लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हमारा 802,017 R। यहाँ पे सिर्फ आपको इलास्टिक एंड ब्रिटल चेंज करना है, बाकी सारा कुछ सेम ही है, वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि फॉर पुर्लिन एंड ग्रिड सब्जेक्टेड टू लाइव लोड, विंड लोड, सपोर्टेड ऑन इलास्टिक क्लैडिंग, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो स्पैन ओवर 150 लिमिटेड की गई है इलास्टिक क्लैडिंग के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रिटल क्लैडिंग के लिए स्पैन ओवर 180। सो इलास्टिक और ब्रिटल क्लैडिंग के लिए आपको याद रखना है कि इलास्टिक के लिए कितनी है, ब्रिटल के लिए कितनी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे यहाँ पे एक ट्रिक भी बना सकता हूँ मैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हम ब्रिटल एंड इलास्टिक, आपको ये दोनों याद रखना है कि इलास्टिक और ब्रिटल के लिए है। तो बी में देखिए ये कुछ 8 जैसा दिख रहा है, तो 180 भी यही है, या 180 में 8 देखिए, ये भी कुछ 8 जैसा ही साउंड दे रहा है देखने में आपको। तो देखिए, तो इस तरह से आप इस ट्रिक को बनाकर भी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है। जैसे कि कंसिस्टेंसी मोस्ट अर्थ है हमारा, तो स्लम्प 0 होगा। कंपैक्शन फैक्टर जो है कितना होगा, 0.65 से लेकर 0.7 होगा। तो वेरी ड्राई के लिए, प्लास्टिक के लिए, सेमी फ्लूइड के लिए। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनको लेकर पूछा जाएगा, इनको लेकर नहीं पूछा जाएगा कि अगर स्लम्प की वैल्यू 25 से 50 है तो कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा नहीं, एग्जाम में शायद हो सकता है कि पूछा जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में ये पूछेगा कि हमारी अगर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है 0.85 से लेकर 0.95 है, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो क्या रहेगी। तो आपको पता होगा प्लास्टिक होगी, तब आप आंसर लगाएंगे। इसलिए ये कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अगर हमारा जो स्लम्प वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, तो हमारी स्लम्प जो कंपैक्शन वैल्यू है वो क्या इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो वो भी इंक्रीज होती है। देखिए, जैसे कि 0 से 25 हो रहा है, तो 7 8, 25 से 50 8, 85, 50 से 100, 85 से 95, यानी कि स्लम्प इंक्रीज होगा तो कंपैक्शन फैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया है, किसका मीटर होता है, किसका स्क्वायर मीटर, किसका क्यूबिक मीटर, किसका क्या, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसको लेकर पूछा जाता है एचपीजेई में। बेल सिंकिंग की बात करें, पाइल्स ड्राइविंग, डैग बेलिंग, काउंटिंग, तो ये सारे क्रैक्स वगैरह जितने हैं, पाइप्स, स्कर्टिंग, कॉर्निस, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, डेडो, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग, पेंट वगैरह, ये सारा जो होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर मीटर में नेक्स्ट कौन सा है, टाइल रूफ, स्लेट रूफिंग, टिम्बर रूफिंग, सीलिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग, डीपीसी। तो ये सारे जितने भी है, वुड वर्क, इंडोर शटर, तो ये सारा स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। नंबर में हम किसको करते हैं, बोरिंग होल्स इन आयरन, पेंटिंग लेटर्स, कोई लेटर है उसका पेंट करना है तो वो भी नंबर में होता है, फिगर्स वगैरह में। ऑर्नामेंटल वाइल्स कैप्स, क्लीनिंग फ्लग्स, कॉटन कोड्स इन स्काईलाइट, तो ये सारे जितने भी है, डोर्स वगैरह, फिक्सिंग, ग्लास फिक्सिंग वगैरह, उसको नंबर में ही हम मेजर करते हैं। अर्थवर्क एक्सकवेशन में पडिंग, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, स्टोन मैसनरी, तो ये क्यूबिक मीटर में होता है। नेक्स्ट देखिए, क्विंटल में हम किसको करते हैं, रोलिंग स्टील, जोस्ट स्टील, रेनफोर्समेंट बार, बाइंडिंग ऑफ स्टील, रेनफोर्समेंट फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, तो इसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्विंटल वाला जो है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया ग्रेनाइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम में वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क सच एज ब्रिज अबैटमेंट, पियर्स, डैम, सी वॉल्स, लाइट हाउसेस के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर ब्रिज अबैटमेंट के लिए या फिर पियर के लिए कौन होता है, तो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट क्या है, इग्निसिस रॉक है। तो ये मोस्ट सूटेबल किसके लिए होता है, ग्रेनाइट जो है ब्रिज अबैटमेंट के लिए, पियर्स के लिए, डैम्स के लिए, सी वॉल्स के लिए, लाइट हाउस एक्सेट्रा के लिए ये सूटेबल होता है। ग्रेनाइट जो है ये एक इग्निसिस रॉक है। उसके बाद मार्बल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट सूटेबल फॉर मोनूमेंट, स्टैच्यूज, फ्लोरिंग, डेकोरेटिंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क। देखिए ऑर्नामेंटल वर्क से क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर ऑर्नामेंटल वर्क, तो वो मार्बल होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल। उसके बाद लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन तो आपको पता है कि फ्लोरिंग, पेविंग, रूफिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी यूज होता है, तो ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद स्लेट है। स्लेट किसके लिए सुटेबल होता है,
आपको पता है कि रूफिंग कवरिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए भी यूज होता है, डीपीसी या फिर पार्टीशन के लिए भी हम स्लेट को यूज कर सकते हैं। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन स्लेटिंग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ जो रूफ के लिए दिया गया है कि रूफ कवरिंग के लिए आप स्लेट यूज करते हैं। उसके बाद एक सैंडस्टोन होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये जो है पेविंग स्टोन, रूफिंग, नेचुरल स्टोन, ऑर्नामेंटल वर्क एंड ग्रिड ऑफ हैवी इंजीनियरिंग वर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल वार्निश, स्पेयर वार्निश, फ्लैट वार्निश, स्पिरिट वार्निश, एसफोल्ट वार्निश। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाले जो वल्व हैं, टाइप ऑफ वल्व जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जैक वल्व हो गया, इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में हमारा फ्लो तो नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम चेक वल्व को यूज करते हैं। इसको जनरली प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी साइड ऑफ पंप। ये क्या है, ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब होता है, तो इसको आप प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे। एयर रिलीविंग बल्ब जो बल्ब होता है, तो ये इट इज़ ए टाइप ऑफ सेफ्टी बल्ब यूज टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर इन सिस्टम प्रेशर माइट अदरवाइज बिल्ड ऑफ द क्रिएट ए प्रोसेस अप सेट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्क्वायर बल्ब होता है। स्क्वायर बल्ब जो होता है ये यूज टू ड्रेन द वाटर आउट ऑफ द पाइप सिस्टम। पाइप में जो पानी होता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए आप यूज करते हैं। स्ल्यूज बल्ब जो होता है यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप सिस्टम बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ सेक्शन में। उसके बाद सर्ज अरेस्टेड होता है, ये कंट्रोल ऑफ वाटर हैम्बर इन पाइप लाइन बाय एब्जॉर्बिंग सर्ज एनर्जी। अगला देखिए, पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो पिच होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए, वो हमारे आइस कोड के अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए। तो जो पिच होती है ट्रांसवर्स के लिए, वो देखिए लीस्ट ऑफ लैटरल डिमेंशन, जो लैटरल डिमेंशन होती है उसकी लीस्ट होनी चाहिए ऑफ द कंप्रेशन मेंबर के, या फिर 16 टाइम ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल बार का, वो होनी चाहिए, या फिर 300 mm। इन तीनों कंडीशन के लिए यही होनी चाहिए पिच जो होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। एंड लैटरल जो टाई होती है उसके लिए डायमीटर जो होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, शैल नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर। जो डायमीटर जैसे कि 12 mm है, तो उसका 1/4 होनी चाहिए, यानी कि 1/4 होनी चाहिए। या फिर अगर कोई भी केस नहीं है तो 6 mm से लेस देन होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आपको इतनी शॉर्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी 40 मिनट की थी, दूसरी वीडियो जो 30 मिनट की। हो सकता है कि ये वीडियो भी, तीसरी वीडियो जो है ये भी 30 या 35 मिनट में ख़त्म हो जाए, या फिर उससे कम में हो जाए। तो 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही कम टाइम में मिल रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और देखिए यहाँ पे कितने आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए परमिसिबल लिमिट जो होती है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की 500 होती है, और हमें उसको रिजेक्ट करने की 2000 लिमिट होती है। टर्बिडिटी जो होती है 1 10। ये देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे। नाइट्रेट जो होता है वो 0 होना चाहिए दोनों केसेस में। एंड एक नाइट्रेट ये होता है ये 45 होना चाहिए दोनों ही केसेस में। फ्लोराइड कंटेंट जो होता है वो 1, एंड रिजेक्ट करने की केसेस में मैक्सिमम 1.5 होता है। आयरन भी सल्फेट देखिए, कैल्शियम 75 एंड 200 पे हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक करो यार फटाफट से, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब ये वाले पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए। इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज कॉल्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसने कहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कंपैक्शन टेस्ट कहते हैं। वो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है, इंडियन स्टैंडर्ड 27 पार्ट किस में आता है, 7 में आता है, 1974 में। एंड हमारा वही इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, हैवी कंपैक्शन टेस्ट कहते हैं। वो 1983 में आता है, सिर्फ इसका फर्क है, बाकी सेम ही है। अब देखिए कंपैक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसमें, जैसे कि लाइट कंपैक्शन टेस्ट, हैवी कंपैक्शन टेस्ट। तो आपको पता है कि लाइट कौन सा होता है एंड हैवी कौन सा होता है। वैसे यहाँ पे लिखा भी है कि मॉडिफाइड है तो हैवी मोडी ही होता है। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ हैम्बर 2.6 होता है लाइट के केसेस में, लेकिन हैवी के केसेस में 4.9 होता है। नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होती है, 3 होती है, यहाँ पे हैवी में 5 होती है। नंबर ऑफ ब्लो जो होते हैं वो 25-25 दोनों में 25 ही होते हैं। लेकिन हाइट ऑफ फॉल जो होती है लाइट में 310 होती है, लेकिन हैवी में 450 होती है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होती है वो 100 सीसी दोनों में ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनको लेकर भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो जो होता है कौन से मेंबर के लिए कितना होता है। जैसे देखिए मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, तो उसके लिए 180 होता है। ओके, ए टेंशन मेंबर इन which of reversal of direct stress occur due to load other than wind and seismic forces, तो उसके लिए भी 180 ही होता है। अगर ये मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग ओनली फॉर कॉम्बिनेशन विद विंड अर्थक्वेक एक्शन, तो इनके लिए कितना होता है, 250 होता है। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्रेशन फ्लेंज के लिए कितना होता है, ऑफ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जनिंग बकलिंग के लिए 300 होता है। मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई, तो देखिए टाई जब भी केसेस आता है तो 400 350 होता है। मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, तो उसके लिए 400 होता है। नेक्स्ट देखिए एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस आपको पता है कि किसकी वजह से देखने को मिलती है, अल्कलीज की वजह से देखने को मिलती है ब्रिक में। जब भी आपका जो ब्रिक है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो जब आप उसको सुखाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ग्रे या फिर वाइट पाउडर जैसा आपको दिखाई देता है ब्रिक के सरफेस पर, तो उसको ही हम एफ्लोरेंस बोलते हैं। तो एफ्लोरेंस की लिमिट जो होती है वो कौन से केसेस में नील होनी चाहिए, स्लाइट मॉडरेट हैवी सीरीज ये होनी चाहिए। तो नील के केसेस में देखिए व्हेन देयर इज नो परसेप्टेबल डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंस, कोई भी डिपॉजिट नहीं देखने को मिलेगा तो नील होता है। स्लाइट के केसेस में 10% एरिया ऑफ ब्रिक कवर्ड विद ए थिन डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट, 10% एरिया में। यहाँ पे देखिए मॉडरेट 50% एरिया एंड 50% मोर, 50 से ज़्यादा। अगर सीरीज का केसेस है तो देर इज हैवी डिपॉजिट ऑफ सोल्ट, तो देखिए एंड फ्लैकिंग ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, तो सीरीज जो होता है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। तो ये केसेस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये वाले जो केसेस है एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो फायर प्रूफ रहे, तो आप उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि अगर आपको 1 घंटे का फायर रजिस्ट करने वाली बिल्डिंग बनानी है तो उस केसेस में बिर्थ जो होती है मिनिमम बीम की 200 mm होती है, एंड जो मिनिमम थिकनेस होती है फ्लोर की 95 mm होती है। ऐसे ही 1.5 घंटे के लिए 200 mm, 110 mm, 2 घंटे के लिए 200 mm एंड 125 mm, 3 घंटे के लिए 240 mm एंड 150 mm जो होती है वो फ्लोर के लिए होनी चाहिए। ऐसे ही 4 घंटे को रजिस्ट करने के लिए 280 mm एंड 170 mm फ्लोर की थिकनेस होनी चाहिए। तो ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। अब ये यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनको लेकर 1-2 बार पूछा गया है HPJE में। मैनसेड रूफ है, फ्रेंच रूफ है, तो इसका जो स्लोप होता है इन 4 डायरेक्शन विद
ब्रेक ऑन ईच स्लोप। जैसे कि 4 डायरेक्शन में स्लोप होता है तो चारों डायरेक्शन की स्लोप में आपको थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिलेगा। गैम्ब्रेज रूफ होती है, इसका स्लोप जो होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, बट देर इज ब्रेक इन स्लोप, लेकिन उसमें भी ब्रेक होती है स्लोप में। गैम्ब्रेल ब्रेक रूफ जो होती है, इसमें स्लोप जो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, कोई ब्रेक नहीं होता है। हिप रूफ में इसका डायरेक्शन 4 डायरेक्शन में स्लोप होता है, कोई ब्रेक नहीं होता है स्लोप में। शेड रूफ, ये तो सिंपल 1 डायरेक्शन में हो गया, जैसे कि हमारी ये शेड रूफ है, इस तरह से या फिर इस तरह से, एक ही तरफ के लिए हमारा ये घर बन गया। उसके बाद मैट रूफ हो गई, तो नो स्लोप एनी डायरेक्शन में मैट रूफ है, दैट इज फ्लैट रूफ। ये पॉइंट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैट अगर आ जाए तो आपको क्या लगाएंगे आप आंसर। डेक रूफ, तो इसका स्लोप जो होता है ऑल डायरेक्शन में होता है, व्हाट हैज प्लेन और फ्लैट स्लोप ऑन टॉप, डेक रूफ हम उसको बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजिंग है, आप देख लीजिए कि आपको कैसे याद रखना है ये। अब ये वाले पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज एंड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। जो रेन गेज होते हैं वो वर्षा को मापने के काम में आते हैं कि वर्षा कितने हो रही है, कितने परसेंट हो रही है, तो उसके लिए हम रेन गेज को यूज़ करते हैं। तो रेन गेज 2 तरह के होते हैं, एक रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है, एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉन में देखिए साइमन गेज होता है, मोस्ट कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, कॉमनली हम यूज़ करते हैं इंडिया बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया में इसको यूज करता है। जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है वो नेचुरल सैंपल और फ्लोट टाइप का होता है, एंड वेइंग बकेट टाइप का होता है, एंड टिपिंग बकेट टाइप का होता है। ये भी इंडिया में यूज करते हैं, नेचुरल जो फ्लोट टाइप का होता है इसको भी इंडिया में यूज करते हैं। तो ये होते हैं गेज। फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आज के इस 3rd पार्ट में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।